आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पेपर 2 जनवरी 2024 सीटेट के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो कि बेस्ड हैं हिंदी पेडागोजी पर, उन्हें इन डिटेल में देखेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे, समझेंगे हर एक ऑप्शन का मतलब और राइट आंसर को भी। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। कोझिकोडी एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप से जाना जाएगा? तो देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि एक ही स्थान पर एक समूह या समुदाय द्वारा तो एक तरह की भाषा बोली जा रही है, वहीं पे जो दूसरा समुदाय है बोली मलयालम ही जा रही है, लेकिन उसका जो रूप है वो थोड़ा सा क्या है, बदला हुआ है। तो फिर ये भाषा आपकी क्या कहलाएगी? आपका पहला ऑप्शन है मलयालम के दो प्रकार। देखिए प्रकार एक बहुत ही व्यापक टर्म हो गया, ये मलयालम के दो प्रकार नहीं है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है मलयालम की क्षेत्रीय बोली। देखिए क्षेत्रीय बोली भी नहीं हो सकती, क्योंकि क्षेत्रीय बोली तब होती जब क्षेत्र अलग होते, लेकिन यहाँ तो क्या है, आपका जो स्थान है वो एक ही स्थान पर रह रहे हैं, एक ही स्थान पर दो अलग अलग समूहों के द्वारा बोली जा रही है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। मलयालम की सामाजिक बोली ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं तो बिल्कुल है ही नहीं, कह रहा है क्या बोली जा रही है, मलयालम ही बोली जा रही है दोनों के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि के रूप में इसे जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। क्या दे रखा है आपको? परिवार दे रखा है, संबंध दे रखा है, भावनाएं दे रखी हैं। पूछा है थीम आधारित शब्दावली है, समूह शब्दावली है, शब्द समूह है या शब्द जाल है। देखिए जाल तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा। क्या है आपकी? भावनाएं है, संबंध है, परिवार है। अगर आप देखें तो भावनाएं किसे जन्म देती हैं? संबंधों को। और संबंध फिर जन्म देते हैं किसको? परिवार से। परिवार किससे बना है? आपका संबंधों से। और संबंध कहाँ से आते हैं? भावनाओं से। तो क्या है? एक ही थीम है। ठीक है, तो क्या हो गई आपकी? थीम आधारित शब्दावली। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंत्य क्रिया के लिए करते हैं? तो देखिए ये आप लोगों ने बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ा होगा कि बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो ये वो होती हैं जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रोजमर्रा वाली आम जीवन वाली जो हमारी भाषा होती है वो आपकी कौन सी होती है? बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल होती है। यहीं अगर आप देखें CALP, तो CALP की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे। देखिए इनकी फुल फॉर्म भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से भी उठा के दिया हो सकता है कि आपसे इनका पूरा फॉर्म पूछ ले। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स हो गया BICS का, और CALP का हो गया आपका कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये जो मेन फोकस करता है वो आपका सेकंड लैंग्वेज, इसका मेन फोकस होता है सेकंड लैंग्वेज को समझना। तो ये दूसरी भाषा के कौशल विकास के ऊपर क्या करता है? अपना ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिडिल सत्र पर अध्ययन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा करिए। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो क्या कहती है? एक छोटी कहानी देती है और सत्ता और न्याय के दृष्टिकोण से उसे देखने के लिए, परखने के लिए कहती है। तो यहाँ पर वो क्या चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं उनमें किस तरह का विकास हो। तो ये जो उन्हें कार्य दिया जा रहा है वो किस उद्देश्य से दिया जा रहा है? समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, उच्च स्तरीय भाषा कौशल, समालोचनात्मक भाषा विकास। तो देखिए भाषा विकास तो यहाँ कोई उद्देश्य है नहीं, क्योंकि किसी तरह का कोई कौशल, कहीं ना कहीं कोई स्किल उनके अंदर डेवलप की जा रही है। उच्च स्तरीय भाषा कौशल में क्या होगा? आपका उच्च स्तर के जो विचार होंगे एक तरह से उन पर बल दिया जाएगा। समाज के जो गहरी भावनाएं होती हैं, गहरे विचार होते हैं, कहीं ना कहीं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है उच्च स्तरीय भाषा कौशल में। नेक्स्ट आपके ऑप्शन रह गई समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। ये हो सकता है आपका समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। तो देखिए यहाँ आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। समालोचनात्मक क्या हो गया आपका? मतलब क्रिटिकली, कि सत्ता और न्याय के बारे में जहां क्रिटिकली सोचने पर उसके आलोचनात्मक विचारों पर चर्चा की जाती है, वो आपकी किसके अंदर होती है? समालोचनात्मक साक्षरता कौशल के अंदर की जाती है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? अब देखिए ये जो प्रक्रियात्मक शब्द है, ये जो ज्ञान होते हैं, ये ज्ञान के एक तरह से दो प्रकार हो गए। एक डेक्लेरेटिव होता है और एक प्रक्रियात्मक आता है
है आपका। तो ये जो डेक्लरेटिव होता है, यहाँ मेनली बात होती है कि आपने किसी नियम को रट लिया, किसी परिभाषा को रट लिया, लेकिन जब इन नियम और परिभाषाओं की आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल रूप से आप उनका कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, तो वो आपका क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि व्याकरण के जब आप नियमों को क्या करेंगे, यूज करना सीख जाएंगे। तो अब उसके हिसाब से अपना ऑप्शन देखते हैं। यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए, तो देखिए कैसे किया जाए, तो यहाँ पे करने वाली ही बात आ रही है, प्रैक्टिस वाली, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो सकता है। व्याकरण तत्वों के बारे में ज्ञान, तो देखिए सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ये तो डेक्लेरेटिव होगा। व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना भी डेक्लेरेटिव होगा। भाषा और उसकी संस्कृति, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम जान रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जब प्रयोग करने की बात आएगी तो वो प्रक्रियात्मक होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने की वाली गतिविधि करवा रही है, जिससे सभी जोड़ियों को इन 10 वाक्यों को कहानी के रूप में काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और जो पहले बोल रही थी वो अब क्या करेगी, लिखेगी। इस तरह से दोनों जोड़ीदार पूरी कहानी को करते हैं, बाद में मूल कहानी को उससे अपने की लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस विधि को क्या कहेंगे, तो देखिए पहला है पारस्परिक लेखन। देखिए यहाँ सिर्फ लेखन तो हो नहीं रहा है, ठीक है। जब एक साथ किसी काम को ऐसे किया जाएगा कि दोनों ही लिख रहे होंगे, समान रूप से भागीदार होंगे, वहां पे ये पारस्परिक लेखन हो सकता है। ना सिर्फ श्रवण हो रहा है आपका, वाक्य श्रुत लेख भी ये नहीं है, ये क्या है आपका पारस्परिक श्रुत लेख है, जहां बोलना और लिखना दोनों क्या है आपके शामिल है। एक बार वो बोलती है वो लिखती है, एक बार वो लिखती है। तो ये किसकी आपकी जो पारस्परिक श्रुत लेख है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक जोड़ीदार, एक तो ये होगा पारस्परिक में, मतलब यहाँ होगा कि कहीं ना कहीं दो लोग तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो पारस्परिक श्रुत लेख की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वहां पे पेयर्स में काम होता है। एक बार में एक बोलता है, दूसरा लिखता है, फिर दूसरा बोलता है, पहला वाला लिखता है। तो ये किसकी में आएगा, आपका ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। संकेत भाषा में व्याकरण होती है। अब देखिए यहाँ जब इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाए ना कि एक चीज के लिए तो कह रखा है कि नहीं होती और एक बार कह रखा है होती है, तो यहाँ आप एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप ये तो देख सकते हैं ना कि अगर या तो एक चीज इन्वॉल्व होगी या फिर एक चीज नहीं होगी, यही दो चीजें हो सकती है ना। तो फिर आपका जो ऑप्शन होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो क्या कह रहा है कि संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। देखिए व्याकरण तो होती है, हाँ, जो हमारी मूल भाषा होती है उससे अलग होती है, थोड़ी बहुत भिन्न होती है, लेकिन व्याकरण इसके अंदर होती है। तो संकेत भाषा में व्याकरण नहीं होती, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए दो ऑप्शन तो आपको बिल्कुल ही हट गए ना, कि वो तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट आपका त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए त्रिभाषा सूत्र में क्या बात हुई थी, 3 भाषाओं की बात हुई थी। एक मातृभाषा, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो दूसरी भाषा आपकी अंग्रेजी हो गई, और अगर अंग्रेजी है, अगर हिंदी नहीं है तो दूसरी भाषा क्या हो जाएगी, आपकी हिंदी हो जाएगी। और एक तीसरी क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। तो एक क्षेत्रीय भाषा, एक मातृभाषा और घर की भाषा। तो ये देखेंगे हम कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर मिलता है। ये नहीं है मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए होता है। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ कुछ आयामों पर ध्यान देने की जरूरत है, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए शिक्षण में सुधार की जरूरत है। तो यहाँ देखिए जब ये कुछ इस तरह से आपके अगर आपके ऑप्शंस मिलेंगे ना, तो ये मोस्टली आपके करेक्ट आंसर्स नहीं होते हैं। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने और सुधार लाने की दोनों को जरूरत होती है। अपने जो युक्तियां वो अपना रहे हैं, जिस तरह से वो शिक्षण कर रहे हैं, तो उसमें सुधार लाने की जरूरत होती है। ये आपका क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थियां विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास को क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे। तो ये देखिए ये आपकी कहलाएगी, क्या कह रहा है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर संवाद करते हैं, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट होगा। ये क्या है, आपकी वाइगोत्स्की की एक पद्धति है जिसमें शिक्षक और छात्र क्या करते हैं, सीखने में सहयोग करते हैं, और ये आपकी क्या कहलाती है, पारस्परिक शिक्षण कहलाती है, जो कि आपका इस क्वेश्चन में
हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक भाषा अध्यापक, अब देखिए यहाँ जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसमें क्या होगा, आपकी जो मूल भाषा और लक्ष्य भाषा होगी ना, उसमें जो अनुवाद के संदर्भ में होता है कि यहाँ पर विशेष जोर दिया जाता है कि मूल भाषा से आपकी लक्ष्य भाषा में क्या करे, अनुवाद कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, शिक्षार्थियों को उन्हें जो भी भाषा आती है उसमें वो कहानी समूह में सुनाने के लिए कहती है और फिर सामान्य भाषा में वह कहानी सुनाए, ये कहा जाता है। एक शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी ट्रांसलैंग्युअलिज्म आपकी होगी। देखिए भाषा अर्जन नहीं हो सकता, भाषा अर्जन मतलब एक भाषा को सीखना, उसके नियम कानूनों को पढ़ना सीखना, ये हो गया। तो यहाँ तो क्या हो रही है, आपकी जो भाषाएं हैं उन्हें एक तरह से एक साथ क्या किया जा रहा है, योग किया जा रहा है ताकि हर तरह के उसमें एक लिंक बैठ सके, तो ये आपकी क्या हो जाती है, ट्रांसलैंग्युअलिज्म आपकी हो जाएगी। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई बुक इसलिए पढ़ी जा रही है कि आपको क्या करना है, कोई स्पेशल पॉइंट उसमें से चाहिए या कोई स्पेशल चीज उसके अंदर से आपको देखनी है, जब विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई चीज पढ़ी जाती है तो वो आपका बारीकी से पठन होता है, वो आपका क्या होता है, बारीकी से पठन होता है। सरसरी तौर पर तो देखना होता है, सिर्फ मान लीजिए कि जैसे आप अपना गद्यांश पढ़ते हैं, तो जब आप पहली बार उस गद्यांश को पढ़ते हैं तो एक सरसरी नजर से उसे निकाल लेना, बस आपको उसके अंदर क्या चीज है वो समझ आ जाए, किसी विशिष्ट चीज पर आपका ध्यान केंद्रित वहां पर नहीं होता है। और अध्ययन कौशल तो एक चीज को व्यापक तौर पर पढ़ना, नए नियम कानूनों को समझना, वो हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका बारीकी से पठन होता है, तो ये आप वैसे भी याद कर लीजिएगा, जब विशिष्ट जानकारी के लिए कोई बुक, समाचार पत्र या मैगजीन पढ़ी जाएगी तो वहां पे आपका क्या होगा, बारीकी से पठन आपका आंसर होगा। अंतर्भाषिक पहचान क्या है, शिक्षार्थियों के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। शिक्षार्थियों के निर्णय सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में असमान होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी जो एक लास्ट में क्वेश्चन आया था जहाँ पे क्या था कि व्याकरण के जो नियम होते हैं वो नहीं होते हैं या फिर व्याकरण होती है संकेत भाषा में, तो उन दोनों में से ही कोई ऑप्शन था। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको सेम दे रखा है, बस एक जगह कह रखा है कि या तो समान होते हैं या तो असमान होते हैं, तो इनमें से तो क्या होगा, कोई एक ही चीज होगी। तो देखिए आपको तो इन ऑप्शंस को देखने की भी जरूरत नहीं है, आपका आंसर इनमें से कोई एक होगा। तो देखिए अंतर्भाषिक जो पहचान होती है ना, वो बात करती है मुख्य भाषा और जो आपकी लक्ष्य भाषा होती है उसकी समानता की। किसकी बात करती है, समानता की। तो आपकी जो अंतर्भाषिक पहचान होगी वो क्या होगी कि शिक्षार्थियों के कुछ निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में क्या होते हैं, आपके समान होते हैं, क्योंकि ये तो एक नकारात्मकता आ गई। ये अंतर्भाषिक पहचान की जो परिभाषा है वो नकारात्मक नहीं है, उसका मतलब यही है कि कुछ जो निर्णय होंगे अंतर्भाषा, सॉरी, लक्ष्य भाषा में और सहजात भाषा में वो आपके क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये समानता को दिखाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब से के जालंधर में तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, मातृभाषा हो गई। विद्यालय में उसने अंग्रेजी भाषा सीखी है, तो ये तो देखिए ये आपका क्या हो गया, पंजाबी तो उसने अर्जित की है, ठीक है, और इसको उसने अधिगम के थ्रू जाना है, मतलब पढ़ाई के थ्रू समझा है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना पढ़ना, तो तमिल भी उसने क्या की है, अर्जित की है। तो यहाँ पे पंजाबी और तमिल तो उसने अर्जित की है और अंग्रेजी को उसने अधिगम के रूप में समझा है। तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन देखते हैं, पंजाबी और तमिल अर्जन है और अंग्रेजी भाषा, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पंजाबी और तमिल कैसी है, अर्जित भाषा है और अंग्रेजी भाषा आपकी अधिगम के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं होता है। देखिए विस्तृत पठन का जो उद्देश्य होता है ना, वो आनंद की प्राप्ति और समग्र ज्ञान प्राप्त करना होता है, ना कि किसी विशिष्ट लक्षणों का विश्लेषण करना, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं, सराहना बोध के लिए पठन, तो ये तो उद्देश्य हो सकता है। व्यापककरण अधिगम के लिए पठन, ये नहीं हो सकता, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। बाकी देखते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन के लिए कथन पठन, ये भी हो सकता है। आनंद के लिए पठन तो देखिए आपका मुख्य लक्ष्य होता है, आपका जो व्यापक पठन होता है उसका जो मुख्य लक्ष्य आपका होता है ना, वो आपका क्या होता है, आनंद के लिए पठन ही होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हो सकता है कि उसमें विशेष संदर्भ जो शैलियां हो उनकी सराहना भी की जाए, तो ये भी आपका क्या है, उद्देश्य में आ जाएगा, ये उद्देश्य हो सकता है, ये भी उद्देश्य होता है। और एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन भी आपका ये हो सकता है। ये किसके लिए नहीं होगा, आपका व्याकरण अधिगम के लिए पठन नहीं होगा, क्योंकि जब व्याकरण अधिगम के बारे में आप बात करेंगे तो फिर वहां पे क्या आ जाएगा कि कुछ विशिष्ट चीजों को पहचानना, नियमों को जानना। तो ये जो व्यापक आपका विस्तृत पठन होता है वो कभी भी व्याकरण अधिगम के लिए पठन आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन जो कि जनवरी 2024 पेपर 2 में पूछे गए थे, उन पर हम इन डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं अगर आपने पेडागोजी को पढ़ा भी नहीं हुआ है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व कर लेते हैं ना, तो क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन तो
हो सकता है इनके किसी ऑप्शन से ही वहाँ नेक्स्ट में आपसे कोई क्वेश्चन बना के पूछ रखा हो, या इनके कुछ ऑप्शंस आपने पढ़ लिए, उनका मतलब जान लिया, तो फिर आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो काफी हेल्प करते हैं पेडागोजी में, और कई सब्जेक्ट में पेडागोजी आती है तो मिलजुल कर भी ये कहीं ना कहीं सिर्फ ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में भी पूछ लिए जाते हैं, और इंग्लिश की पेडागोजी हिंदी में पूछ ली जाती है। तो वहाँ ये आपकी क्या करेंगे, काफी हेल्प करेंगे। अच्छे से पढ़िएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।